स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो आज का सेशन मेरे क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है। आपको पता ही है कि वेरी रिसेंटली हम लोगों ने इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन चैप्टर को स्टार्ट करा था। आज के क्लास में इसी चैप्टर का पार्ट 2 है और आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर को फिनिश भी करने वाले हैं। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो आपको इससे पहले मेरे सारे चैप्टर्स के जो लेक्चर्स हैं वो इसी चैनल के वीडियो या फिर लाइव के सेक्शन में मिल जाएंगे। आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप हमारे प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि पूरे साल इस चैनल पर ह्यूमैनिटीज की बहुत ही बढ़िया तैयारी होने वाली है। चलो तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का पार्ट 2 और आज हमें अपने चैप्टर को फिनिश भी करना है। ओके, तो पहला टॉपिक है हमारा आज रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हम लोग रिजर्वेशन के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने एफपीटीपी के सिस्टम को समझा एंड उस सिस्टम को समझने के बाद आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि इस सिस्टम में जो स्मॉल ग्रुप्स होते हैं, स्मॉल पार्टीज होती हैं या जो डिसएडवांटेज्ड सोशल ग्रुप्स होते हैं, इन लोगों को थोड़ा नुकसान होता है ना। एफपीटीपी में हमने देखा कि जो बड़े बड़े पार्टीज हैं उनके लिए थोड़ा बढ़िया है, पर जो छोटी छोटी कम्युनिटीज हैं, जो डिसएडवांटेज सेक्शन हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है एफपीटीपी में जीतना या मचाना। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज सिर्फ हम ही नोटिस कर रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को भी पता था कि एफपीटीपी में ये प्रॉब्लम तो है ही। साथ ही साथ हमारे इंडिया में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की हिस्ट्री रही है। आपको पता है कि हम लोग कास्ट सिस्टम को फॉलो करते थे एंड बहुत भेदभाव चलता आ रहा है हमारी सोसाइटी में। तो इसके चलते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स सोचना स्टार्ट करते हैं कि हमें कुछ तो ऐसा करना होगा जिसके थ्रू डिसएडवांटेज ग्रुप्स भी पॉलिटिकल सिस्टम में अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसके थ्रू अलग अलग सोशल ग्रुप्स के लोग, पर्टिकुलरली डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप्स के लोग भी हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में पार्ट ले पाए। तो इसी के चलते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बहुत ज्यादा डिबेट एंड डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। इवन जब ब्रिटिशर्स थे ना, तब भी इस इशू को उठाया जाता है एंड उस टाइम पर कुछ लोग बोलते हैं कि चलो सेपरेट इलेक्टोरेट्स लगाकर देखते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बारे में आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, पर कहाँ याद रहता है ना छोटी क्लासेस का। चलो ठीक है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या होता है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट के सिस्टम में क्या होता है, मान लो हम चाहते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनसे रिप्रेजेंटेशन मिले हमें अपने पॉलिटिकल सिस्टम में, ठीक है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के सिस्टम में बोला जाता है कि अगर हम मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं तो सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट कर सकते हैं उनके लिए, ठीक है। बाकी जो इंडियंस हैं वो वोट नहीं दे सकते। इंडियंस में जो सिर्फ मुस्लिम्स हैं वही वोट दे सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए। तो इसे सेपरेट इलेक्टोरेट कहा जाता है एंड हमारे काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स में काफी सारे लीडर्स को ऐसा लगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम इंडिया को सूट नहीं करेगा, शायद इससे भेदभाव थोड़ा और बढ़ जाए। तो इसीलिए हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट के आइडिया को ड्रॉप कर लेते हैं और फिर हम कहते हैं कि हम लोग रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज रखेंगे। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब हम लोग रिजर्वेशन देंगे। तो अगर कोई एससी या एसटी कम्युनिटी से है, हम उन्हें रिजर्वेशन देंगे अपने सिस्टम में, पर सेपरेट इलेक्टोरेट हम लोग नहीं देंगे। तो इस सिस्टम में क्या होता है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के सिस्टम में क्या होता है, इंडिया के सारे लोग वोट दे सकते हैं, पर हाँ रिजर्वेशन होती है। एससी एसटी को हम एक रिजर्वेशन देते हैं, एक एनकरेजमेंट देते हैं ताकि वो पॉलिटिकल सिस्टम में अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को थोड़ा सा और बताया जा रहा है रिजर्वेशन के बारे में। तो लोकसभा के इलेक्शन में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में एससी एंड एसटी को हम लोगों ने रिजर्वेशन दे रखी है। जब इनिशियली ये स्टार्ट हुआ था ये रिजर्वेशन का सिस्टम, तो हमने कहा था कि ये रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए है, आने वाले 10 साल के लिए है, ठीक है। पर फिर जब ये 10 साल कंप्लीट हुए तो हमने क्या करा, हमने संविधान को अमेंड करा और फिर से टाइम पीरियड को एक्सटेंड करके कहा कि और 10 साल के लिए रिजर्वेशन है। ऐसे ही 2020 तक हम लोगों ने एक्सटेंड करा, 2020 में फिर से अमेंडमेंट करके हमने बोला कि 10 साल और रिजर्वेशन है। तो ऐसे 10 ईयर्स कर करके हम लोग एक्सटेंड करते जा रहे हैं अपने
रिजर्वेशन को। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं आप लोगों को, हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कितनी सीटें रिजर्व करें SC ST के लिए, तो ये पॉपुलेशन के बेसिस पर करा जाता है। तो थोड़ा सा मैं आपको डेटा बताती हूँ, ये 2019 का डेटा है। तो जैसे लोकसभा में 543 इलेक्टेड सीट है, इनमें से 84 जो सीट्स हैं ये शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए रिजर्व्ड है, और 47 जो सीट्स हैं ये शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, ये 2019 का ही डेटा आपको आपके बुक्स में बता रखा है। नेक्स्ट, ये सुनने के बाद मे बी आपको लग रहा हो कि चलो ठीक है, रिजर्वेशन होता है, ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी, पर हु डिसाइड्स विच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज टू बी रिजर्व्ड, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना रिजर्वेशन होगा, ये सारी चीजें डिसाइड कौन करता है। तो हमारे कंट्री में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कमीशन है, जिसका नाम है डीलिमिटेशन कमीशन, और डीलिमिटेशन कमीशन इन सारी चीजों को डिसाइड करती है। यहां से बन जाएगा हमारा क्वेश्चन, तो आप सब लोग ध्यान से सुनना है ना। जैसे ही मैं बोलती हूँ यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, तुम्हारा अचानक से फोकस डबल हो जाता है ना। चलो ठीक है, तो डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में समझते हैं। डीलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डीलिमिटेशन कमीशन के लोग हमारे इलेक्शन कमीशन के लोगों के साथ क्लोजली काम करते हैं। ठीक है, ये लोग मिलजुल कर काम करते हैं। नेक्स्ट, डीलिमिटेशन कमीशन के लोग और क्या करते हैं, ये लोग हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाउंड्रीज को डिसाइड करते हैं। मैंने बताया था ना पिछले लेक्चर में कि इलेक्शन के टाइम पे हम कंट्री को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, जिसे कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाउंड्री को ये लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये लोग फिर ये भी डिसाइड करते हैं कि SC ST इन लोगों को कितना कोटा देना चाहिए। ओके, एंड ये डिसीजन ये लोग पॉपुलेशन के कंटेक्स्ट में लेते हैं कि किस एरिया में SC ST का पॉपुलेशन ज्यादा है। इन सबको नजर में रखते हुए ये लोग डिसाइड करते हैं कि रिजर्वेशन कहाँ कितना, ये सब ये लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि डीलिमिटेशन कमीशन शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन देते टाइम दो चीजों का ध्यान रखती है। ठीक है, एक तो ये कि उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रिजर्वेशन दी जाए जहां पर शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, जाहिर सी बात है जहां पर शेड्यूल कास्ट लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पर रिजर्वेशन ज्यादा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, और क्या कहा जा रहा है, डीलिमिटेशन कमीशन इस चीज का भी ध्यान रखती है कि पूरे कंट्री में यूनिफॉर्म तरीके से रिजर्वेशन दी जाए। ऐसे नहीं एक जगह मतलब रिजर्वेशन दे दी बाकी जगह को भूल गए, तो ये यूनिफॉर्म तरीके से रिजर्वेशन का ध्यान रखती है। तो ये भी डीलिमिटेशन कमीशन का ही काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, काफी सारे लोगों ने ये बोलना स्टार्ट करा था कि SC ST के लिए रिजर्वेशन देना तो बढ़िया है, पर साथ ही साथ हमें विमेन के लिए भी एक रिजर्वेशन देना चाहिए, क्योंकि आजकल के टाइम पर विमेन बहुत ज्यादा नहीं है कंपेयर टू मेन। विमेन का पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल सिस्टम में कम है। ठीक है, तो लोगों ने ऐसे बोलना स्टार्ट कर रखा है कि लोकसभा में या स्टेट असेंबली में विमेन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, एंड बार बार इसके बारे में बात होती रहती है बीच बीच में, बट फिलहाल ऐसा कोई रिजर्वेशन मिल नहीं रखा है। ठीक है, तो लोगों की ये डिमांड रहती है कि 1/3 सीट्स जो हैं वो विमेन को मिलना चाहिए एज रिजर्वेशन, ताकि विमेन का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल सिस्टम में बढ़े। लोकल बॉडीज में ये रिजर्वेशन मिल रखा है, एंड लोकल बॉडीज के बारे में अभी टेंशन मत लो, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे एक चैप्टर आएगा आपका लोकल गवर्नमेंट, जिसमें इन डिटेल आपको सारे हमारे लोकल गवर्नमेंट के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा एक अमेंडमेंट जिसके थ्रू लोकसभा में विमेन को रिजर्वेशन मिले, ऐसा अमेंडमेंट बार बार प्रपोज करा जाता है कि चलो यार एक अमेंडमेंट करते हैं और रिजर्वेशन लेकर आएंगे, पर इस अमेंडमेंट को अभी तक पार्लियामेंट में पास तो नहीं किया गया है। ठीक है, तो अभी तक आपको रिजर्वेशन के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा, है ना। डीलिमिटेशन कमीशन और SC ST को रिजर्वेशन मिलती है, विमेन के रिजर्वेशन का सीन भी हमने समझ लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, देखो एक बढ़िया इलेक्शन वो होता है जिसमें फ्री और फेयर तरीके से सब कुछ हो रहा हो, है ना। अगर इलेक्शन हो रहा है और अगर उस इलेक्शन में करप्शन हो रहा है और सब कुछ गलत हो रहा है, तो फिर क्या फायदा उस इलेक्शन का।
ट्रू टेस्ट इलेक्शन का यही होता है कि वो फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए। हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है उसे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट मतलब ऐसा नहीं कि हमारी इलेक्शन कमीशन हमसे छुप छुपा कर कोई काम कर रही है। हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि हमारे इलेक्शन के सिस्टम में क्या चल रहा है। नेक्स्ट, इलेक्शन का पता है ट्रू विक्ट्री कब पता चलता है? जब जनता की जो एस्पिरेशन है वो रिजल्ट में दिखे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक है पॉलिटिकल पार्टी ए और एक है पॉलिटिकल पार्टी बी, ठीक है? तो जनता क्लियरली ए पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ज्यादा पसंद करती है, पर जब रिजल्ट आया इलेक्शन का तब बी पॉलिटिकल पार्टी बहुत बढ़िया तरीके से जीत गई। तो ये कुछ तो मतलब गड़बड़ है ना इसमें। तो एक बढ़िया इलेक्शन वो होता है जिसमें लोगों के एस्पिरेशंस, लोगों के विशेस पूरे हों, ऐसे नहीं कि रिजल्ट में कुछ और ही चल रहा है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर समझाया जा रहा है, ठीक है? नेक्स्ट, इंडिया के बारे में आपको ये तो पता ही है कि हमारे पास यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है और राइट टू कंटेस्ट भी है। तो इसी चीज को इन डिटेल अभी आपको इस टॉपिक में बताया जाएगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब सारे एडल्ट्स के पास वोटिंग राइट्स हैं। राइट टू कंटेस्ट में आपको ये बताया जाएगा कि अगर आप इलेक्शन में खड़े होना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या बेसिक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन के बारे में कुछ बेसिक चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि हु आर द वोटर्स, वोट कौन कौन दे सकते हैं। नेक्स्ट, हु कैन कंटेस्ट इलेक्शन, कौन कौन इलेक्शन में पार्ट ले सकता है, ये भी हमारे संविधान में क्लियरली बता रखा है। तो थोड़ा और इन डिटेल इसी टॉपिक को समझते हैं। तो लाइक आई सेड, हमारे कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। इसका मतलब जब इलेक्शन चल रहे होते हैं तो कंट्री में जितने भी अडल्ट्स हैं वो सारे वोट दे सकते हैं। 18 एंड अबव जो भी लोग हैं वो वोट दे सकते हैं। इसी को हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। मतलब हम कोई भेदभाव नहीं करते, हम कहते हैं कि जब तक आप इंडिया के सिटीजन हो और जब तक आप एक अडल्ट हो, आप आराम से इंडिया में वोट दे सकते हो, ठीक है? बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन और भी बहुत सारे कंट्रीज के बारे में आपने पढ़ा है, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि बहुत सारी कंट्रीज में विमेन ने बहुत ज्यादा संघर्ष करा था ताकि उनको वोटिंग राइट्स मिले। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग संविधान को बना रहे थे तो उन्हें पता था कि सब लोग वोटिंग राइट डिजर्व करते हैं, एंड इसीलिए उन्होंने कहा कि इंडिया में हर एक अडल्ट सिटीजन को वोटिंग राइट दिया जाएगा। अब इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सब लोग ध्यान से सुनना। क्या पता मैंने क्लास के एंड में कोई क्वेश्चन भी डाल रखा हो इससे रिलेटेड, कुछ भी हो सकता है, तो ध्यान से सुनना, ठीक है? तो आपको बता रहे हैं 1989 से पहले इंडिया में अडल्ट का मतलब होता था 21 एंड अबव। तो 1989 से पहले क्या होता था, जिनकी एज 21 से ऊपर होती थी वही वोट दे पाते थे। फिर हमने 1989 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा और बोला कि नहीं, अब से 18 एंड अबव जो लोग हैं वो, उनको हम अडल्ट मानेंगे और वो वोट दे सकते हैं। याद रहेगा 1989 ये वो ईयर था जब हमने कहा कि 18 एंड अबव लोग वोट दे सकते हैं, ठीक है? चलो, तो ये ईयर याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट ईयर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि कंट्री में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि पता सबको वोटिंग राइट्स नहीं देने चाहिए थे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखनी चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको वोटिंग राइट दे दो, एंड जो लोग उतने पढ़े लिखे नहीं है उनको वोटिंग राइट मत दो। कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला था जब हमारा संविधान बन रहा था, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को बहुत ज्यादा विश्वास था इंडिया के सिटीजन्स के ऊपर, एंड उन्होंने ये डिसाइड करा कि नहीं, हम ऐसे रोक टोक नहीं लगा रहे कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही वोट दे सकते हैं। उनका ये मानना था कि अच्छा जजमेंट कोई एक ऐसा पर्सन भी ले सकता है जिसने बहुत ज्यादा पढ़ाई ना कर रखी हो, एंड इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कोई इस टाइप का रोक टोक या लिमिटेशन नहीं लगाई कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही वोट दे सकते हैं, ठीक है? ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शन। अब हम ये डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं कि इलेक्शन में खड़ा कौन हो सकता है। तो आपको बताया जा रहा है कि सारे इंडिया के सिटीजन्स के पास ये राइट है कि ये लोग इलेक्शन में कंटेस्ट कर पाए, इलेक्शन में खड़े हो पाए, पर कुछ बेसिक एलिजिबिलिटीज हैं जो हर एक
सिटीजन को फॉलो करनी होती हैं, तो उन बेसिक एलिजिबिलिटीज के बारे में जरा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर कोई लोकसभा या असेंबली इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहता है तो उस पर्सन की एज एटलीस्ट 25 होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई भी इलेक्शन में पार्ट ले सकता है, पर हमने एज का एक लिमिटेशन लगाया कि 25 एज तो होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि मान लो कोई एक ऐसा पर्सन है जो जेल में रहा है 2 या 2 से ज्यादा इयर्स तक, तो ऐसे में हम उस पर्सन को इलेक्शन में स्टैंड होना अलाउ नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि हमने इनकम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्लास या जेंडर, इसका कोई लिमिटेशन नहीं लगाया। मतलब फर्क नहीं पड़ता कि आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, आपका जेंडर क्या है, आपका इनकम क्या है, आप लोग इलेक्शन में पार्ट ले सकते हो। इस टाइप का हमने कोई लिमिटेशन इलेक्शन में खड़े होने के लिए नहीं लगाया है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, विच इज इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के बारे में इन डिटेल आपको इस टॉपिक में बताया जाएगा, ठीक है। चलो तो इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? इलेक्शन कमीशन को हमने इसीलिए बनाया था ताकि ये लोग क्या करें, हमारे इलेक्शंस के ऊपर नजर रखे, ये इलेक्शंस को सुपरवाइज करें और देखें कि इलेक्शन हमारा बढ़िया तरीके से, फ्री और फेयर तरीके से हो रहा है। हमारे संविधान में जो आर्टिकल 3, अरे वाह बहुत बढ़िया, कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो हमारे संविधान में जो आर्टिकल 324 है, उस आर्टिकल में हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को पावर दे रखी है कि ये लोग इलेक्शन को सुपरवाइज कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कुछ और लोग होते हैं जो उन्हें थोड़ा सा असिस्ट करते हैं। जैसे हर एक स्टेट में चीफ इलेक्टोरल ऑफिस होते हैं जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को असिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना कि हमारी जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन लोकल गवर्नमेंट के काम को नहीं देखती है। लोकल गवर्नमेंट के काम को कौन देखती है उसकी टेंशन मत लो, अलग चैप्टर आएगा लोकल गवर्नमेंट, उसमें हम इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो ये तुम लोगों को याद रखना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को असिस्ट करने के लिए हर एक स्टेट में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं उन्हें, ओके। नेक्स्ट, इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है वो एक सिंगल मेंबर कमीशन भी हो सकता है या वो एक मल्टी मेंबर कमीशन भी हो सकता है। इस चीज को समझते हैं। 1989 तक तो क्या था, इलेक्शन कमीशन में एक ही मेंबर होते थे हमारे इंडिया में, ठीक है। 1989 में हमने क्या करा, इस सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करा एंड 2 इलेक्शन कमीशन और हमने ऐड करे, ठीक है। तो 1989 में इलेक्शन कमीशन हमारा मल्टी मेंबर बन जाता है, उससे पहले सिंगल मेंबर ही था, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ टाइम के बाद इलेक्शन होता है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन फिर से सिंगल मेंबर बॉडी बन जाता है। फिर 1993 तक आते आते फिर से इलेक्शन कमीशन क्या हो जाता है, मल्टी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन कमीशन बन जाता है। और उसके बाद से इलेक्शन कमीशन ज्यादातर मल्टी मेंबर ही रहा है। पर मल्टी मेंबर कमीशन में ना दिक्कत है, तो अक्सर क्या होता है, अलग अलग इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स आपस में लड़ने लग जाते हैं कि ज्यादा पावरफुल कौन है ना। तो एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इलेक्शन कमीशन में, उसके अलावा और भी 2 कमिश्नर्स एक्स्ट्रा होते हैं। तो इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, ऐसे आर्ग्यूमेंट चलता रहता है कि ज्यादा पावरफुल कौन है। तो एक बार ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती है एंड सुप्रीम कोर्ट इनको क्लियरली बताते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन मल्टी मेंबर भी होता है तो ऐसे में सबकी पावर्स सेम है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका काइंड ऑफ एक लीडर जैसा काम रहेगा, पर ऐसा नहीं है कि उनकी पावर ज्यादा है बाकी सबसे, उनकी पावर भी बाकी ऑफिसर्स जितनी ही है। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स की पावर इक्वल है, उन लोगों की पावर बराबर है। नेक्स्ट, इन लोगों को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। एंड प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पर अपॉइंट करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो इस सिस्टम में ऐसी एक पॉसिबिलिटी है कि जो रूलिंग पार्टी है वो अपने पसंद के किसी पर्सन को इलेक्शन कमीशन में बिठा दे। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही तो प्रेसिडेंट को एडवाइस दे रहे हैं कि इनको इलेक्शन कमीशन में डालो।
तो एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर रूलिंग पार्टी चाहे तो वो अपने पसंद के लोगों को इलेक्शन कमीशन में बिठा सकती है। तो अक्सर लोग इंडिया में बोलते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को चुनते टाइम और भी लोगों से एडवाइस लेनी चाहिए, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछना चाहिए, ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स से भी पूछना चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में बात करें तो इन्हें 6 इयर्स तक अपॉइंट करा जाता है। ठीक है, 6 इयर्स के बाद कोई न्यू पर्सन आते हैं, या फिर इनकी एज 65 तक ही होनी चाहिए। तो मान लो अगर हमने किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 60 के एज में काम पर रखा, ठीक है, तो 5 साल में उनकी एज 65 हो जाएगी, तो ऐसे में उन्हें हटना पड़ेगा। ऐसे में वो ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं मैं तो 6 इयर्स के लिए आया हूं। ठीक है, तो अगर वो यंगर होते तो वो 6 साल तक रुक सकते थे, पर अगर एक बार वो 65 के पास पहुंच जाते हैं, 65 हिट कर जाते हैं, तो हम उन्हें हटा देते हैं। ठीक है, तो हम उन्हें 6 इयर्स के लिए अपॉइंट करते हैं एंड टिल द एज ऑफ 65 हम अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट, इन्हें रिमूव करने का, इन्हें हटाने का क्या तरीका होता है? तो 6 इयर्स से पहले भी हम इन्हें हटा सकते हैं, पर हटाने के लिए एक वोटिंग होती है जिसे हम कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। तो जितने लोग होते हैं पार्लियामेंट में उनमें से 2/3 लोगों को वोट करना पड़ता है, तभी सीईसी को हटा सकते हैं। ये सुनने में बहुत इजी सा लग रहा है, पर स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू वोट पास करना बहुत मुश्किल होता है। एंड हमने जानबूझ के इस प्रोसेस को मुश्किल सा बना रखा है ताकि कल को ऐसा ना हो कि किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रूलिंग पार्टी के खिलाफ कुछ बोल दिया और रूलिंग पार्टी ने जानबूझ के उन्हें हटा दिया। तो इसीलिए हमने इनको हटाना थोड़ा सा मुश्किल कर रखा है। तो इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाते कौन है? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट हटाते हैं। चलो नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि जो हमारी इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन के पास बहुत सारा काम होता है, उनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो सारे फंक्शंस को एक एक करके हम देखते हैं। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस के बारे में बताओ, तो सब लोग ध्यान से सुनना। पहला काम हमारे इस कमीशन का ये होता है कि ये हमारे वोटर्स लिस्ट को अप टू डेट रखते हैं। तो हर साल बहुत सारे लोग 18 एंड 18 अबव उनकी एज हो जाती है, तो ये लोग वोटर्स लिस्ट को अपडेट करके उनका नाम डालते हैं। हर साल बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है, तो उनका नाम ये लोग वोटर्स लिस्ट से हटाते हैं। तो वोटर्स लिस्ट को अप टू डेट रखना इनका काम होता है। नेक्स्ट, इलेक्शन से रिलेटेड सारे टाइमिंग और सारे शेड्यूल को ये लोग बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है तो नॉमिनेशन भरने का लास्ट टाइम क्या है, लास्ट डेट क्या है फॉर्म को विड्रॉ करने का, पोलिंग की डेट क्या रहेगी, रिजल्ट्स कब तक डिक्लेयर करेंगे, ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन के लोग प्लान करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि जब इलेक्शन का पूरा प्रोसेस चल रहा होता है उस टाइम पे इलेक्शन कमीशन के पास काफी ज्यादा पावर होती है। फॉर एग्जाम्पल ये लोग इलेक्शन को पोस्टपोन कर सकते हैं या फिर ये लोग इलेक्शन को कैंसिल भी कर सकते हैं अगर इनको लगता है कि कुछ तो बहुत गलत चल रहा है इस इलेक्शन में। इलेक्शन के टाइम पर ये लोग एक कोड ऑफ कंडक्ट भी लेकर आते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली कुछ रूल्स होते हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करना होता है ताकि इलेक्शन के टाइम पर कुछ करप्शन या गलत प्रैक्टिस ना हो। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन के लोग पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करते हैं एंड ये पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल भी एलोकेट करते हैं, ये भी इन्हीं लोगों का काम होता है। इलेक्शन कमीशन के पास खुद के ज्यादा वर्कर्स नहीं होते, तो इलेक्शन के टाइम पर गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है ये उन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से हेल्प लेती है। तो जब इलेक्शन चल रहा होता है उस टाइम पर ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स से हेल्प ले सकती है। एंड इलेक्शन के टाइम पर ये जो सारे ऑफिसर्स हैं ये इलेक्शन कमीशन के अंडर ही काम करते हैं, इनको इलेक्शन कमीशन की सारी बात माननी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर इलेक्शन कमीशन के लोग इनको ट्रांसफर करा रहे हैं या इनके खिलाफ कोई एक्शन ले रहे हैं तो इन लोगों को ये सारे चीजों को मानना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि जब हमारी इलेक्शन कमीशन बनी थी तब उस टाइम पर इलेक्शन कमीशन बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं थी, पर आज के टाइम पर इलेक्शन कमीशन इंडिया में बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसका कारण ये नहीं है कि हमने संविधान को अमेंड करके उनके पावर्स को बढ़ा दिया है, पर इसका कारण ये है
कि इन लोगों ने अपने पावर्स को रिसेंटली बहुत अच्छे से यूज करना स्टार्ट करा, पहले ही अपने पूरे पावर्स को अच्छे से यूज नहीं करते थे। इलेक्शन कमीशन ने बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में भी इंडिया में इलेक्शन को संभाला है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। जैसे आसाम, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, जब इन सारे एरियाज में बहुत ज्यादा वायलेंस का माहौल था, तब भी इन लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से सिचुएशन को हैंडल करा है। 1991 के अराउंड इन लोगों को इलेक्शन को पोस्टपोन भी करना पड़ा था, जब हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को असैसिनेट कर दिया जाता है। 2002 में गुजरात के असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाता है, तो ऐसे में इन लोगों को फिर से इलेक्शन कंडक्ट कराना पड़ता है। तो हमारी इलेक्शन कमीशन ने अलग अलग टाइप के सिचुएशंस को हैंडल करा है और अच्छे से संभाला है, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा इलेक्शन कमीशन वाला पूरा टॉपिक फिनिश हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्टोरल रिफॉर्म। तो कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, हर एक सिस्टम में हमेशा स्कोप होता है कि और ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है। सेम चीज हमारे इलेक्शन सिस्टम के साथ है। तो इस टॉपिक में आपको बताया जाएगा कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हम अपने सिस्टम में और बेटर बना सकते हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि हमें कोई स्पेशल प्रोविजन लेकर आना चाहिए जिसके थ्रू कम से कम 1/3 विमेन जो हैं वो हमारे पार्लियामेंट में आ पाए। ठीक है, नेक्स्ट हमें कोई और स्ट्रिक्ट सा रूल बनाना चाहिए ये देखने के लिए कि लोग पैसों को यूज करके इलेक्शन ना जीते। ठीक है, तो हमें कोई रूल बनाना चाहिए ये देखने के लिए कि हम मनी पावर को कंट्रोल कर पाए। नेक्स्ट हमें और स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने चाहिए ये देखने के लिए कि ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, जिनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, वो लोग हमारे सिस्टम का पार्ट ना बन पाए। नेक्स्ट हमें कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए इस चीज को कि लोग कास्ट या रिलीजन के नाम पर कैंपेन करें इलेक्शन के टाइम पर। इस चीज को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि कोई नया कानून लेकर आना चाहिए जिसके थ्रू हम ये देख पाए कि सारी पार्टीज इलेक्शन के टाइम पर ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक तरीके से काम करें। ओके, नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस हम तभी कंडक्ट करा सकते हैं जब जो कैंडिडेट्स हैं जो पार्ट ले रहे हैं इलेक्शन में वो सिंसियर तरीके से पार्ट लेना चाहें। ठीक है, वरना हम ऐसे कानून बनाते रहेंगे और जो कैंडिडेट्स हैं वो नए नए तरीके ढूंढते रहेंगे इन कानून को तोड़ने का। तो बेस्ट क्या रहेगा कि जो लोग पार्ट ले रहे हैं उनके अंदर ये स्पिरिट होना चाहिए कि यार हम लोग अच्छे से इलेक्शन में पार्ट लें। और दो तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग अपने इलेक्शन के सिस्टम को बेटर बना सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम जैसे जो लोग हैं, जो जनता है, जो सिटीजन्स हैं, हम लोगों को और अवेयर होना होगा, हम लोगों को और अच्छे से नजर रखनी होगी और अच्छे से पार्टिसिपेट करना होगा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। पर हम लोग जो चीज कर सकते हैं उसकी लिमिट है ना। अब हम इंडिया में हर एक इंसान को पकड़ पकड़ के डरा धमका नहीं सकते कि यार तुम लोग और अवेयर हो जाओ। तो इस चीज के ऊपर तो एक लिमिट है। तो ऐसे में हम और क्या कर सकते हैं, हमें एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस बनाना चाहिए जिनका काम ही ये हो कि ये इलेक्शन के टाइम पर वॉच डॉग्स की तरह एक्ट करे, मतलब इलेक्शन को सुपरवाइज करे और अच्छे से हमारे इलेक्शन सिस्टम को कंडक्ट करा पाए। ठीक है, तो इससे भी हम अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी के साथ कन्फेटी टाइम है। कन्फेटी टाइम मतलब चैप्टर खत्म हो गया है, तो वेरी गुड, पैट योर बैक्स, आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट करा है। तो हाँ, अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको इसी चैनल के वीडियोस वाले सेक्शन में पार्ट 1 मिल जाएगा इस चैप्टर का, तो देख लेना। इसी के साथ आप लोगों का चैप्टर फिनिश हो गया। पर भागो मत अभी कहीं, मेरे पास आप लोगों के लिए क्वेश्चन है एंड जिनको भी आंसर पता है, जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताना। जो भी बच्चा फास्टेस्ट आंसर बताएगा उनके लिए नेक्स्ट क्लास में क्लैपिंग होगी। तो मैं आप लोगों के कमेंट्स को देखती हूँ, हर एक कमेंट को देखती हूँ, तो देखते हैं किस किस को आंसर पता है। तो क्वेश्चन है आप लोगों का, द मिनिमम एज ऑफ वोटिंग वॉज 21 ईयर्स टिल। किस ईयर तक मिनिमम एज ऑफ वोटिंग 21 थी? ऑप्शन ए 1984, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1989 या फिर ऑप्शन डी 1990। जिसको भी आंसर पता है कमेंट सेक्शन में बताओ।
चलो, तो ये तो आप लोगों की रिकॉर्डेड क्लास थी। अगर आप मेरे लाइव क्लासेस में आना चाहते हो तो मेरी फ्री लाइव क्लासेस भी होती हैं, जिनका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या फिर इसी चैनल के कम्युनिटी के सेक्शन में मिल जाएगा। उन फ्री क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड यूज करना होगा, विच इज अनुष्या, ANUSHYA। एंड एक और चीज, आप लोगों की डिमांड थी तो इसीलिए हम लोग एक डेडिकेटेड बैच लेकर आए हैं ह्यूमैनिटीज के लिए। तो अगर आप उन बैचेस को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो आपको उन बैचेस का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप जून 17 से पहले पहले इन बैचेस को ज्वाइन कर लेते हो तो आपको हम दे रहे हैं 25% तक का डिस्काउंट। एंड इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए मेरा नाम ही काफी है, आपको एक कोड यूज करना है अनुष्या, एंड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलेंगे अनअकैडमी में। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल को अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको डेली क्लास अपडेट्स मिलती रहेंगी, एंड जब चैप्टर फिनिश होता है तो चैप्टर के नोट्स भी हम आपको टेलीग्राम पर दे देते हैं। चलो स्टूडेंट्स, तो बेसिकली मुझे आप लोगों को आज इतना ही कराना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शो सम लव एंड अफेक्शन इन कमेंट सेक्शन। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर अब कौन सा चाहिए। चलो स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।